सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी और विषय है भारत की जलवायु। हम जानते हैं भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। और हम लोग यही आज की इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला शब्द उष्ण कटिबंधीय, ये कहाँ से आता है? आप जब ग्लोब पे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र हम देखते हैं, ये भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण काफ़ी गर्म होता है और इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, मीन्स ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो ये जो ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। अगला जो वर्ड है मानसूनी, तो आप ये जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून बना है और ये जो मौसम है इसका अर्थ होता है हवा की दिशा ऋतु के अनुसार बदल जाना। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु उष्णकटिबंधीय इसलिए क्योंकि ये उष्णकटिबंध में आ रही है, मानसूनी इसलिए क्योंकि ये हवाओं के दिशा जो है वो ऋतु के अनुसार बदलता है और ऐसा भारत में होता है। हमारा जलवायु जो है वो इससे प्रभावित होता है, इसलिए जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। अब ये जान लेते हैं किसी भी स्थान या देश के जलवायु पे किसका किसका इम्पैक्ट पड़ता है। समुद्र से दूरी का प्रभाव पड़ता है, फिर किस अक्षांश पर स्थित है इसका प्रभाव पड़ता है, और अक्षांश के साथ साथ ऊंचाई भी देखना होता है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है। क्योंकि एक रूल हम लोग जानते हैं कि हवा का जो रूल है इसमें, या तापमान के रूल की जब बात आती है, टेम्परेचर की जब बात आती है ना, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे क्षोभमंडल में हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान घटता है। इसलिए कई बार इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, जैसे अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पे हैं पर दोनों के तापमान में अंतर है, ऐसा क्यों? क्योंकि अमृतसर नीचे की ओर स्थित है, शिमला ऊपर की ओर स्थित है। और क्षोभमंडल में मीन्स जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ जैसे जैसे हम ऊंचा बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तापमान कम होता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो भारत में है, वहाँ आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत में टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा और मानसून का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देखिए टेम्परेचर और मानसून मीन्स वो जो हवा के चलने का जो स्थिति अभी हम लोगों ने पढ़ा, हवा के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं बहने के। जैसे कि हवा हमेशा गर्म स्थान की ओर बहती है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में, तापमान और दाब में अपोजिट संबंध होता है। तापमान और प्रेशर में, टेम्परेचर और प्रेशर में अपोजिट संबंध होता है। तो क्या होता है, हवा जो है वो गति करती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब हो गया ठंडा टेम्परेचर, निम्न दाब हो गया ज़्यादा टेम्परेचर, मीन्स ठंडा से गर्म की ओर हवा मूव करती है और इसका गहरा इम्पैक्ट हमारे मौसम पे देखने को मिलता है, हमारे जलवायु पे देखने को मिलता है। अब हम लोग ग्रीष्म ऋतु में बात करते हैं, होता क्या है। सूर्य जो है वो कर्क रेखा के लंबवत होते हैं, तो भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। ये जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, इससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तापमान ज़्यादा होगा, अभी हम लोगों ने देखा तापमान के अपोजिट दाब होगा। तो जब अत्यधिक तापमान होगा तो निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और इसके ठीक विपरीत जब हम हिंद महासागर में देखते हैं तो यहाँ तापमान कम है, इसलिए यहाँ पे उच्च दाब बना है। तो ये जो उच्च दाब वाली पौने हैं, हिंद महासागर का लाइन आप नीचे देख पा रहे, भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जो दिख रहा है, हिंद महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पौने भूमध्य रेखा पार कर भारत की ओर आती है। मीन्स भारत का टेम्परेचर ज़्यादा है, हिंद महासागर का टेम्परेचर कम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर कम वाला ज़्यादा की तरफ बहता है, तो हवा जो है वो हिंद महासागर से कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा, जो कर्क रेखा के आसपास तक आता है, भारत के स्थल भाग की तरफ बहने लगता है। ये पवन जो है ये समुद्र से होकर आती है, तो इस पवन में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प भी होते हैं जो साथ में लेकर के आती है ना। अब जब हम लोग इंडिया के मैप में देखते हैं, ये इंडिया का मैप है, पूरब बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम अरब सागर है, ये हम जानते हैं।
अरब सागर का जो दक्षिणी हिस्सा है, पश्चिमी मानसून भारत के स्थल के पास जब आता है तो वो अलग अलग शाखाओं में बट जाता है। पहली शाखा जो हिट करती है वो केरल तट पर 1 जून के आसपास पहुंचती है और यहाँ से मानसून जो है वो भारत में प्रवेश करता है, पश्चिमी घाट से टकराता है और यहाँ पर बारिश होती है। पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान है, यहाँ पर हालांकि कम वर्षा देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट की जो पूरब की ओर ढलान है, यहाँ जो वर्षा है वो आपको कम देखने को मिलेगा। केरल में इन कर रहा है, पहला जो मानसून का शाखा है, पहली जो मानसून हवा का ब्रांच है वो केरल में इन कर रहा है। केरल में आने के साथ साथ 1 जून को केरल में मानसून आती है और यहाँ से भारत में मानसून का आगमन के रूप में देखा जाता है। तो एक तो ये हो गया आपको कि हमारा जो मानसून है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। जून से सितंबर तक हमारे यहाँ मानसून चलता है। मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुँचता है तो वो 3 शाखा में अलग अलग बट जाता है। पहली शाखा केरल पे पहुँचती है, 1 जून को बारिश कराती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, उसका ठीक अपोजिट का क्षेत्र, मीन्स जहाँ बारिश हो रहा है उसका अपोजिट का क्षेत्र, तो वृष्टि छाया क्षेत्र है ये, इसलिए यहाँ पे मानसून का प्रभाव नहीं दिख रहा। मानसून जब भारत में इन कर रहा है, आप मैप में देख पा रहे हो, केरल में मानसून इन की, तमिलनाडु इससे अछूता रहेगा क्योंकि जो बारिश हो रही है वो पश्चिमी घाट में हो रही है और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश बन रहा है। दूसरी शाखा अब थोड़े ऊपर जाती है, जो 5 से 10 जून के आसपास आती है। ये मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है। इसका प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्षेत्र फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का बेसिन क्षेत्र, ये फिर चला जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत। तो दूसरी शाखा आई है मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है। मिडिल इंडिया में, मध्य भारत में अच्छी वर्षा भी होती है, लेकिन इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में देखने को वैसा नहीं मिलता है। ये दूसरी शाखा की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग तीसरी शाखा पर। अरब सागर की तीसरी शाखा जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। राजस्थान में थोड़ा वर्षा होता है, इसके बाद ये पंजाब पहुंचती है, जहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा होता है। बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आ रही है उनके साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में वर्षा कराती है। तो ये दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, दूसरी शाखा और तीसरी शाखा को हम लोगों ने देखा। पहली शाखा केरल से इनकी, दूसरी शाखा इसके थोड़े ऊपर और तीसरी शाखा उसके भी और थोड़े ऊपर से इनकी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम के मानसून पवन को अगर देखते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है। म्यांमार तट पर अराकान की पहाड़ी है और यहाँ पर पवन विक्षेपित होती है, मीन्स टकराकर मुड़ती है। तो ये जब अराकान की पहाड़ी से टकराएगी तो ये वापस मुड़कर फिर भारत की ओर आने लगती है, भारत की तरफ मुड़ जाती है। एक शाखा पश्चिम बंगाल चली जाती है और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, जो गंगा के मैदान, पंजाब के मैदान में बारिश करती है। दूसरी शाखा जो है वो उत्तर पूर्व में, अब ब्रह्मपुत्र के घाटी के पास, ये जो रेड वाला दूसरा शाखा है, ब्रह्मपुत्र के घाटी में जाकर वर्षा करती है और इसके तहत मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर मानसीन राम में बहुत वर्षा होता है। मानसीन राम वैसे भी जाना जाता है सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा के लिए। तो ये पवन का पूरा एक वो चल रहा है, कैसे प्रोसेस होता है हम लोगों ने देखा। मानसीन राम भारत का सबसे आर्द्र स्थान भी है और सर्वाधिक वर्षा के कारण यहाँ जो पर्वत है उसकी आकृति किपमय होती है, किप की आकृति की होती है। ये ऊपर की ओर जो फैला हुआ रहता है ना, जैसे किप तेल वगैरह नापने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, वहीं उस किप की आकृति की होती है। एक और परिस्थिति होती है भारत के जलवायु को इम्पैक्ट करती है, जो ठंडे के मौसम में होता है। ठंडे के मौसम में मकर रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के उत्तर पूर्व भाग में तापमान कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो मकर रेखा के लंबवत है। तो भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है, उत्तर पूर्व वाला हिस्सा, यहाँ तापमान बहुत कम हो जाता है। इससे भारत में उच्च दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। तो भारत में क्या हुआ, एक उच्च दाब का क्षेत्र बन गया। इसके विपरीत हिंद महासागर में तब निम्न दाब का क्षेत्र है और हम लोग जानते हैं उच्च दाब वाली पवनें
अब क्या करेगी, उत्तर पूरब से हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगेगी और यहीं से उत्तर पूरब मानसून की शुरुआत होती है। मीन्स एक मानसून उत्तर पूरब होता है, दक्षिण पश्चिम, और एक उत्तर पूरब वाला मानसून का शुरुआत होता है। आप इसको इस तरह से मैप पे आप देख सकते हैं। उत्तर पूरब मानसून कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है और ये पूरब की ओर, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, उत्तर पूरब वाले दिशा से नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है। इस मानसून के दौरान क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। इसमें अब जो नवंबर दिसंबर का समय है, टेम्परेचर इंडिया का पहले जैसा नहीं है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और इस दौरान ये जो वापस आ रही है, इस दौरान ये जो उत्तर पूरब की जो मानसून है ये बैक करेगी और फिर ये हवाएं भारत से बाहर की ओर चली जाएंगी। हमारे यहाँ वर्षा का क्षेत्र इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें समझ में आ गए होंगे, जैसे कि तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, इसलिए यह वर्षा के मौसम में भी शुष्क रहता है। कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर स्थित है, ये भी एक कारण है जिसके कारण से ये शुष्क रहता है। तो ये ज्योग्राफी हम लोगों ने समझने की कोशिश की, प्रयास था आपको भारत के जलवायु को समझाना। इंडिया के मैप को हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं ये समझने का प्रयास किया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपसे। आप कर रहे स्टेट PCS UPSC इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमसे। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। एक छोटा सा और कंटेंट है, इसे देख लिया जाए। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठंडा में, शीत ऋतु में भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग होता है, इधर की ओर एक तूफान आता है, भूमध्य सागर से उठता है तूफान और भारत के पंजाब क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड इनको इम्पैक्ट करता है। पंजाब वाले में अच्छी खासी बारिश होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी होता है। और ये जो भूमध्य सागर से आ रहा है इसको भूमध्य सागरीय विक्षोभ, या क्योंकि ये पश्चिम से आ रहा है तो पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी इसे जानते हैं। ये रहा। और अब मैं आपको दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ छोड़ करके जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किस सागर से है, बहुत आसान प्रश्न है। और दूसरा ये बताना है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये किस तरह के फसलों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो 2-3 मैं आप लोग को टास्क दे करके जाना चाहता हूँ वो ये कि आप करेंट अफेयर्स के खेल वाले डिपार्टमेंट का आपके पास जो नोट्स है उसको कवर कर लें। मैं बहुत जल्द अगला वीडियो खेल सेक्शन से लेकर के आ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।